नमस्कार, अटूट बंधन साहित्य संवाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लॉकडाउन से शुरू हुआ ये साहित्य संवाद, जब हमने ये कोशिश करी थी कि जो समय हमें घर में रहना के लिए विवश होना पड़ा, उसका कुछ सकारात्मक उपयोग किया जा सके। और उस समय अटूट बंधन की यही कोशिश रही थी कि ये काम में क्वालिटी जो है, उससे क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों का, मित्रों का स्नेह हमको मिलता रहा और हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, अथक परिश्रम किया कि एक अच्छा साहित्य संवाद रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना की जब दूसरी लहर आई, तो जैसा सबके साथ हुआ, हम लोगों का भी मनोबल टूटा और इतनी चीख-पुकार और इतनी मदद की, इतनी गुहार के बीच में हमने कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके बाद कुछ दौर आया जिसमें कुछ नई किताबें आई और हम लोग थोड़ा-सा लेखन कार्य में भी जुट गए। हमारी पूरी टीम के सदस्यों की नई-नई किताबें आई हैं और जो है वो लेखन कार्य को अंजाम दिया। और पुनः हम आपके बीच इस वादे के साथ आए हैं एक लंबे अंतराल के बाद कि अब फिर से ही सकारात्मक और ऐसे कार्यक्रम होंगे जो कि ज़्यादा ही सुचिंतित साहित्यिक विवेचना पर और साहित्यिक गतिविधियों पर आधारित होंगे। तो ये चूँकि ये लौट के आना है, तो लौट के आने में मुझे जो है गुलजार साहब का एक शेर याद आ रहा है, फिर वही लौट के जाना होगा, यार ये कैसी रिहाई दी है। फिर वही लौट के जाना होगा, यार ये कैसी रिहाई दी है। क्योंकि जब भी हम लौट के आते हैं, चाहे वो रिहाई जो है वो प्रेम में कैद अच्छी लगती है, रिहाई अच्छी नहीं लगती है। और चाहे वो इंसान से प्रेम हो या साहित्य से प्रेम हो, तो हम साहित्य से प्रेम की अपनी इस कैद में दोबारा आ रहे हैं। हमें टाइट शेड्यूल फिर से अपने देखने होंगे और इसके लिए हमने सबसे पहले चुनाव किया निर्देश निधि जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कथाकार हैं, जिनकी कहानियाँ बोलती हैं और बिल्कुल शब्द चित्र उपस्थित कर देती हैं, उनके कहानी संग्रह के लोकार्पण से और उस पर चर्चा से। तो इस कहानी संग्रह पे बात करने से पहले हम परिचय करा दें कि वरिष्ठ लेखक प्रियदर्शन जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साहित्यकार रश्मि रवीजा जी और वंदना गुप्ता जी, जिनकी अभी नई किताब आई है कलर ऑफ लव ज्ञानपीठ से, ये इसमें इस पुस्तक के ऊपर अपने विचार रखेंगी। तो जैसा कि मैंने किताब पढ़ी और इसकी समीक्षा भी मैंने लिखी है, वो आप फेसबुक पे पढ़ सकते हैं और उसको दोबारा उसी को मैं नहीं पॉइंट को रखना चाहूंगी। तो इस किताब में मैंने ये देखा कि जो निर्देश दी हैं, उनकी कहानियों में एक खास बात ये है कि उनकी कहानियों में एक सूफियाना टच है। उनकी कहानियाँ जैसे लगता है किसी बहुत आध्यात्मिक अनुभव के उससे आ रही हैं। उनकी 4 कहानियाँ तो प्रेम कहानियाँ हैं और एक कहानी में प्रेम प्रधान रूप से आया है। बाकी कहानियों में भी अगर मैं देखती हूँ, तो उसमें एक सूफियाना अंदाज़ उनका दिखाई देता है। शब्दों पे पकड़ हो या फिर उनकी कहानी कहने की कला, क्योंकि शब्द ही नहीं होते हैं कहानी, कहानी कहने की कला होती है, जिससे वो शब्द चित्र उपस्थित करती हैं। तो इस कला में वो बहुत प्रवीण है, इसलिए जो है हम लोग इस किताब पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये किताब जो है वो उसका लोकार्पण कर लिया जाए। मैं चाहूँगी आप सब लोग भी जो है किताब को अपनी-अपनी किताब को दिखाएँ। तो ये बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत-बहुत बधाई के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और निर्देश जी ऐसे ही लिखती रहें और अच्छी-अच्छी कहानियाँ रचती रहें। क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो हम लोगों ने कोशिश करी कि कुछ-कुछ कहानियों पे हम लोग बोलेंगे और आपका वंदना भी जी, मुझे समय आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपको नहीं मिल रही है, बाकियों को मिल रही है? हमें तो मिल रही है। अच्छा, आवाज आ रही है हमारे पास? हुँ, हाँ, हमें तो तो आवाज आ रही है। आ रही है तो ठीक है। निर्देश जी, आप एक बार तो अपना माइक वगैरह चेक कर लीजिए। हमें भी आवाज आ रही है। निर्देश, आपको अपना माइक चेक कीजिए। ईयरफोन लगा लो नहीं तो निर्देश। हाँ, ईयरफोन लगा लो, उससे आ जाती है कई बारी। हेलो कविता, हेलो अलका जी, तब तक इन लोग का नमस्ते बोल देती हूँ। हाँ, जितने लोग आए हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा जी आई हैं, गीता द्विवेदी जी और कविता वर्मा जी। आवाज स्पष्ट आ रही है, कविता वर्मा जी लिख रही हैं कि आवाज स्पष्ट आ रही है। तो आप देखिए,
निर्देश जी चली गई है, फिर से उनको ऐड करते हैं। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? जी जी, अब मुझे आ रही है। ओके। ठीक है। तो चूंकि इस किताब में मुख्यतः इसका नाम है सरोगेट मदर, तो मैं इसी कहानी पे बात करूंगी। और इस कहानी में जो है सरोगेट मदर, तो इसका नाम है ही है। इसमें 3 मुख्य बिंदु उठाए गए हैं। एक तो ये कहानी टूटते हुए परिवारों की विडंबना दिखाती है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए निधि जी, निर्देश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ये कहानी टूटते हुए परिवारों के बारे में दिखाती है। एक बच्ची है रब्बी, जिसके माता पिता में तलाक हो गया है, और वो बच्ची अपनी सौतेली माँ के पास रहती है, जो उससे ईर्ष्या करती है क्योंकि वो बुद्धि में तेज है, पढ़ने में तेज है। सौतेली माँ के कैरेक्टर 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ जो है जरूरत से ज्यादा त्याग करने लगती हैं ताकि उन पर कोई दोष ना लगे, या कुछ ईर्ष्या करके बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद कर देती हैं। दोनों ही तरीके से बच्चे का भला नहीं होता। माँ का डांट भी जरूरी है और माँ की का दुलार भी जरूरी है। तो ये इस बिंदु पर आती है। दूसरा इसमें मुख्य रूप से उठाया गया सरोगेसी पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरोगेसी में कोई भी दूसरी स्त्री किसी भी बच्चे को जन्म किसी दूसरे स्त्री पुरुष के बच्चे को जन्म दे सकती है, और ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। कोई अपने बुआ के कोई अपने भतीजे को जन्म दे देता है, उसको जन्म दे करके उनको सौंप देता है, इस तरह का होता रहा है। लेकिन अब जो सरोगेसी आई है वो आईवीएफ मेथड के थ्रू जिस तरह से आई है, उसमें 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है अपनी वो एक तरह से बहुत अच्छा भी है कि किसी एक परिवार को एक बच्चा मिल जाता है, लेकिन एक माँ अपनी कोख का सौदा भी करती है, जिसे मैत्रेयी पुष्पा जी ने चर्चा हमारा में इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन यहाँ पर ये एक बिल्कुल निर्देश जी बिल्कुल अलग मुद्दा लेकर के आती हैं कि सरोगेसी का मतलब ये नहीं है कि जन्म देने वाली माँ कोई दूसरी है। कई बार खुद जन्म देने वाली जो माँ है वो खुद भी दूसरी माँ का रोल अदा करने लगती है, या कोई दूसरी स्त्री का रोल अदा करने लगती है, जहाँ वो जन्म देके बच्चे को भूल जाती है। यहाँ पर माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके माता पिता, चूंकि लड़ाई है, डिवोर्स है, तो माता पिता उस बच्चे को ले जाते हैं, और वो बच्चे को मतलब अपनी लड़की को ले जाते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। वो कोई संघर्ष नहीं करती अपने बच्चे को पालने के लिए। तो और इसके बाद जब वो बच्ची अच्छे से अपने बाबा की परवरिश से बड़ी हो जाती है और अपनी एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है, तो वो फिर से माँ लौटती है और उस बच्चे पर अधिकार जमाने लगती है। यहाँ पर 2 बिंदु हैं कि ममता क्या है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये उठाती है कि ममता क्या है। जैसे कि अध्यात्म में कहते हैं कि ममता मतलब मम तत्व, जो मेरा तत्व है। माँ की ममता इसलिए कही जाती है कि माँ अपने को बच्चे से अलग नहीं मानती, वो अपना ही विस्तार मानती है, और इसलिए वो उसके अंदर ममता रहती है। लेकिन यहाँ ये कहती है कि पुरुष में भी ममता होती है, और वो हर इंसान में ममता होती है जो किसी बच्चे को पालता है। यहाँ पर बाबा उसकी असली मदर का ये भूमिका निभाते हैं, और माँ जो है वो उसकी ऐसी केवल जन्म देने वाली है। तो बच्ची बाद में अपने माँ की बात पे कहती है, जिसको कि मैं पढ़ना चाहूंगी। एक छोटा सा अंश, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक छोटा सा अंश पढ़ूंगी। जब माँ उस पर अधिकार जताने लगती है तो बच्ची क्या कहती है, जवाब देती है। कहकर उसने स्टेनो की तरफ देखा। वह आंखें झुकाए खड़ी थी। कितनी ही धनी या निर्धन माताएं कोर्ट कचहरी के धक्के खाती फिरती हैं अपनी कोख से छिटके या जबरन छीन लिए गए अपने हिस्से को पाने के लिए। हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, अपने बच्चों के लिए जूझती उन माओं को देखकर क्या कभी मुझे नाराजगी नहीं हुई होगी अपनी माँ से? आपने ऐसा कोई झूठा प्रयास भी नहीं किया था। मेरी छोड़िए, एक बार खुद से सोचने के लिए भी तो नहीं कि मैंने अपनी बच्ची को पाना चाहा तो था कम से कम। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। थोड़ा रुककर उसने एक निर्मम प्रश्न किया, अब आने के क्या मायने हैं? यानी कि कहानी जो 3 मुद्दे मैं बता रही हूँ, ये कहानी 3 मुद्दे जो मुख्य रूप से तो सरोगेसी पे बात करती है कि अगर माँ भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो जाती है, उसको पालने में रुचि नहीं रखती है, तो वो केवल एक सरोगेट मदर है, वो असली माँ का स्थान नहीं ले सकती है। दूसरी चीज, उजड़ते परिवारों पे बात होती है, और तीसरी चीज, अधिकार हमेशा कर्तव्य के साथ आते हैं। वो लड़की उसको माँ मानने से इनकार कर देती है और उसकी जगह वो अपनी माँ के रोल में अपने बाबा को चुनती है, जिन्होंने अपनी पेंशन से बहुत ही अभावों में बच्ची को पाल करके इस लायक बनाया
कि माँ आज उसको अपनी बच्ची कहना चाहती। ऐसे हम कितने किस्से सुनते हैं जिंदगी में, और कि लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब पिता या माँ आकर के उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं, लेकिन अधिकार हमेशा कर्तव्य से आता है। और एक बहुत सुंदर संदेश के साथ उनकी ये कहानी, शीर्षक कहानी जो है पूरी होती है। और आगे की चर्चा करने के लिए मैं रश्मि रवीजा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और सभी उपस्थित वार्ताकार और सभी सुनने वालों सबको नमस्ते। और निदेश को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इन्होंने 11 कहानियों का एक गुलदस्ता हम सभी पाठकों को उपहार स्वरूप भेंट किया है। और जैसे कि इससे निदेश की कहानियां हम पहले भी पढ़ते आए हैं, और इन कहानियों में भी एक चीज की कि ये कहानियां, इनका कहानी संसार बहुत विस्तृत है। इन्होंने करीब करीब मतलब कमोबेश समाज के हर तबके के ऊपर अपनी कलम चलाई है। उनकी समस्याएं, उनके संघर्ष, उनके विचार, सबको उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। ये 11 कहानियों के सारे विषय अलग हैं, इनकी कहानियों में विविधता है, और कहानियों में सारे विषय अलग हैं, और कुछ कहानियों में एक प्रेम भाव निहित है, लेकिन वो प्रेम भाव भी ऐसा है जिसमें कि प्रेम के भी अलग अलग रूप हैं, एक ही सा रूप नहीं है। जैसे खो गया है मन मराला, इसमें जो प्रेम है ये एक आत्मिक प्रेम का आत्मिक सौंदर्य हमें दर्शाता है। उस प्रेम की उदात्त भावना है। जैसे मीरा का प्रेम है, मीरा के प्रेम के समकक्ष है, तो मीरा एक स्त्री थी, लेकिन ये प्रेम तो एक भावना है, और ये पुरुष में भी हो सकता है। वो जो नायक है इसका, वो पता है कि उससे वो प्यार नहीं मिलेगा, वो प्यार को पाना भी नहीं चाहता, वो सिर्फ प्रेम करता है, और वो उतने से ही उसमें ही संतुष्ट है। वो पता है कि जिनसे प्रेम करता है वो उसके लिए अलग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भावना उसके अंदर भीतर है। ऐसे ही दूसरी, अब अगर जीका जी में देखेंगे तो जीका जी में पहले दोस्ती है, फिर प्रेम है, और वो प्रेम इतना सुदृढ़ है कि नायक के अशक्त हो जाने, विकलांग हो जाने के बाद भी वो प्रेम, नायिका प्रेम निभाती है, और वो प्रेम सफल होता है। लेकिन प्रेम का एक और रूप है जो स्वार्थी है। प्रेम स्वार्थी भी हो जाता है। सुन रही हो इला कहानी में, प्रेम है तो पर शर्तों पे है। नायक अटूट प्रेम करता है नायिका से, पर नायिका उसे सिंगल चाहिए, उसे नहीं लगा कि कोई डिवोर्सी को वो स्वीकार कर ले, या नायिका का किसी और से कभी प्रेम भी नहीं रहा हो लेकिन कोई संबंध रहा हो तो ये उसके लिए नहीं है। तो ये फिर कैसा प्रेम है? तो प्रेम के कई विविध रूपों पे इन्होंने लिखा है उसमें, और दूसरे भी कई सारे विषय हैं। और निदेश की कहानी में एक चीज मैंने देखा, ये परिवेश बहुत ही सुंदरता से रचती हैं। परिवेश कहानी का बहुत ही सुदृढ़ और प्रभावशाली होता है इनका। जो कहानी का जो टेक्सचर है, उसकी बनावट ऐसी होती है जिसमें कि पात्र रच बस जाते हैं, और फिर सहज ही हमारा पाठकों का उनसे जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि वो पात्र, इनकी जो मन की संवेदना है वो तो रहती ही है, लेकिन ये अपने मन की संवेदना नहीं हो, तो मन में संवेदना ना हो तो कोई कहानीकार हो ही नहीं सकता है। तो मन की संवेदना को अपने जुड़े अनुभव से, अपने देखे भाले जाने हुए अनुभवों को जोड़कर ये प्रस्तुत बहुत ही सहज, सरल और बड़ी रोचक तरीके से प्रस्तुत करती हैं, जो कि कहानियों में दृष्टिगत होता है। कहानियों का परिवेश भी, जैसे मैं आई हूँ बाबा, मैं ही आई हूँ बाबा, इस कहानी में पूरा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानी है। तो जैसे हमें पूरा हरियाणा का एक गांव हमें नजर आता है, वहां की बोली, वहां के नहर, वहां की सड़कें, वो सब हमें दिखने लगती हैं। इतना सजीव और जीवंत वर्णन है वहां का। जैसे एक नीली बस है, उसमें एक बस खचाखच बस का है, इतनी बस भरी हुई है, सबकी अलग अलग बोलियां हैं। तो इसका भी इन्होंने परिवेश का बहुत ही अच्छा ये किया है, और परिवेश के अनुकूल ही इनकी कहानियों की भाषा भी होती है। अब मैं आई हूँ बाबा की बात करूंगी तो उसमें ग्रामीण भाषा है, तो आंचलिक भाषा है, और आंचलिक भाषा की खुशबू तो है, लेकिन आंचलिक भाषा दुरूह नहीं है। हम हिंदी पढ़ने वाले भी जो कि हरियाणा से दूर है, वहां की भाषा नहीं जानते, लेकिन आसानी से उसे समझ जाते हैं। अब रोटी को जैसे रोटी कहना, या फिर जो भी क्रियाएं हैं वहां पे, आ रही हो ऐसे कहना, तो वो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन और खुशबू भी उसकी बरकरार रहती है। जब खो गया है मनमराला, अब उसमें तो नायक प्रेम में डूबा हुआ है, और प्रेम की भाषा तो कहते हैं कि प्रेम में लोग कवि हो जाते हैं, तो ये काव्यात्मक भाषा है। उस कहानी की भाषा बिल्कुल काव्यात्मक है। वैसे ही सुन डॉलर बे,
सुन भी डॉलर मत कहना है एक कहानी। तो उसमें पूरी पुलिस वालों की कैसी भाषा होती है, वे कैसे बात करते हैं, वो सब। तो ये सब कहानी को बहुत ही यथार्थपरक भी बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, और हमारे सामने एक नई दृष्टि, हमें एक नई खिड़की खुलती है, और हम जहाँ जिस अलग परिवेश में है तो हमें उस परिवेश के दर्शन होते हैं और वहां पे देखते हैं हम। एक और है निर्देश की कहानी में कि मैंने नोटिस किया, मैं तो वैसे कोई समीक्षक या आलोचक नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि कहानी में कौन से तत्व होने चाहिए। मैं कहानियां लिखती हूँ, उपन्यास, लेकिन उसमें मुझे ये है कि इन्होंने ये कहानी का जो विषय उठाती हैं उसके पीछे ये शोध भी करती हैं। उसमें कहानी से हमें जानकारी भी मिलती है। हो गया है मनमरालय में जैसे कमांडोज के जीवन के विविध पहलुओं पर इन्होंने दृश्य डाली है। प्रश्न तो वही खड़ा है, इसमें हमें फौजी जीवन की झलक मिलती है। वैसे ही डॉलर मत कहना वे में अलग भाषा मिलती है, अलग पुलिस के कैसे रख रखाव उनके होते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, कैसा उनका वो मिलता है। तो ये सारी चीजें करके इनकी कहानियां बहुत ही प्रवाह ही होता है। तो हमें जैसे कि उंगली पकड़ के ये ले जाती हैं ये कहानियां, हमें बोरिंग और उबाऊ नहीं, अझेल ऐसी नहीं लगती हैं, और हमें कहानियों के अंत तक हमें उत्सुकता हमें बनी रहती है कि हम कहानी के अंत तक जाएं वहां पे। मैं खासकर सबके दो कहानियां, जैसे मैंने सोचा कि दो कहानियों पे बात करती हूँ, शॉर्ट में ही करूंगी। एक कहानी है मैं ही आई हूँ बाबा। ये कहानी मुझे बहुत ही मतलब मुतासिर करती है। ये इस कहानी में एक लड़की है जो गांव में है, वो मोटरसाइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहती है। वो सीखती भी है, बहुत सारे उलाहने ताने, सबसे विरोध, घर का विरोध। और इसके पहले ये भी है कि वो लड़की है, तो लड़की है तो बहुत सारे काम वो नहीं कर सकती है। ये जैसे समाज की अभी भी हमारी मानसिकता तो इतनी ज्यादा बदली नहीं है। अगर हम वहाँ गांव का परिदृश्य हटा के या मुंबई का परिदृश्य ले आए और मोटरसाइकिल की जगह कार कर दें और पिता की जगह अगर पति कर दें, तो बात वही रहती है। आज यहाँ मैं भी देखती हूँ 2-2 3-3 कारें लोगों खड़ी हैं, लेकिन वो कार नहीं चलाती, क्योंकि कभी उनके इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि डिस्करेज ही किया जाता। इतने सारे मजाक मतलब लेडी ड्राइवर पे आते हैं तो वो सहम जाती हैं। अब सब इस कहानी की नायिका चुन्नी जैसी नहीं होती है कि इतनी दिलेर हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि वो सबका सुन के भी अपने मन की कर सके। उम्र का भी एक होता है, उम्र भी है, उसकी उम्र भी 16 किशोरावस्था है, जब जब जीत लेने का मादा रहता है लोगों में, और वो सब करती है। उसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं। निर्देश ने इतनी बारीकी से विस्तार से और बारीकी से बताया कि कदम दर कदम कहानी आगे बढ़ती है। पहले वो सिर्फ इसकी झाड़ पोछ करती है, फिर एक दिन उसका भाई ललकारता है तो वो सीखना शुरू करती है, और जब सीखती है तो जैसे गांव में भूचाल आ जाता है। जो भी उसे देखता है तो हंगामा करता है कि ये साइकिल चला रही है। उसके पिता भी नाराज होते हैं कि साइकिल कैसे मोटरसाइकिल कैसे चला रही है। वो प्रधान है जो वो शिकायत करते हैं कि लड़की होके हमें कर रही है, हमारी नाक, गांव की नाक कटा रही है, फिर भी वो करती है। वो सारे दूसरे काम करती है, ये बोरे उठाना, कुट्टी काटना, सारे भारी, जैसे औरतें भी करती हैं, वो घड़ा भरती हैं, भारी भारी घड़ा सर पे रख के लेके जाती हैं, बड़े बड़े का बोझा लेके जाती हैं। लेकिन मोटरसाइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है। पर यह है कि मोटरसाइकिल चलाना एक स्वतंत्रता देता है, एक उनमें खुलापन आता है, तो उसके लिए उनके ऊपर बंदिशें हैं, वो नहीं चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो चुन्नी चलाती है, वो सबको मुंहफट से जवाब भी दे देती है, और लड़की होने के ताने भी सुनती है। इसको भी निर्देश ने एक मतलब मुझे तो पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने सिर्फ सुना था। इसमें एक जगह है कि जो लड़कियां, निर्देश अपने वहां, उसकी दादी भी अच्छी हैं, थोड़ा तो उनके मन में भी पोते की लालसा है, लेकिन वो पोतियों को प्यार करती हैं। तो चुन्नी कहती है नायिका कि कम से कम ये वैसी दादी तो नहीं है जो कि खिड़की के पाए तले, खटिया के पाए तले रख के लड़कियों के दबा दिया जाता था। और साथ में ये लाइन जो है वहां पे कि जाइए और सोना सा भाई भेजो, मतलब तुम जाओ और भाई को भेजो। तो ये सब प्रथाएं थी वहां, लेकिन फिर भी कम से कम उसकी दादी इतना नहीं। और ये भी है कि लड़कियां जब आगे बढ़ती है तो थोड़ा तो कहीं सहारा उन्हें चाहिए होता है। पुरुषों को भी हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ जो उसके पिता हैं, वे गुस्से में खाना खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि उसे कमरे में बंद कर देते हैं या बाहर नहीं जाने देते हैं या उसकी मार पिटाई करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो एक थोड़ी सहूलियत तो उसे होती है, तो तभी ऐसी चुन्नी जैसी लोग आगे बढ़ती हैं। कब जरूरत पड़ने पर जब वो ट्रैक्टर भी चलाना शुरू कर देती है तो उसके पिता बहुत नाराज होते हैं, लेकिन तब उसके
दादी और माँ साथ में आती है कि क्या हुआ, चला दिया तो क्या हो गया, इतने काम करती है, इसका बेटा भाई करता है और ये इसने कर दिया तो क्या हो गया काम। तो और वही धीरे धीरे करते करते फिर वो पुलिस ऑफिसर भी बन जाती है बड़े। तो ये चुन्नी जो ऐसी उस माहौल में उस वक्त जो होती हैं वो सबकी सबसे ताने सुनती हैं, गुस्सा उलाहना सब सुनती हैं, लेकिन ऐसी चुन्नियां ही कम से कम 10 या 20 या 50 लोगों की राहें रोशन कर जाती हैं। वे तो उस समय ताने सुनती हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो मुंहफट होकर जवाब भी देते हैं। मुझसे ये कहानी पढ़ते हुए मुझे एक अपनी फ्रेंड की बात याद आती थी। ये फ्रेंड ये बॉम्बे की है, 50 प्लस है। उसके मन में अभी तक एक गांठ है, जैसे इसने कहानी में है कि वो मोटरसाइकिल को साफ करती है, झाड़ती पोछती रखती है। ये भी अपने भाइयों को साइकिल चलाना सिखाती थी, लेकिन पीछे से पकड़ती थी, ये साइकिल नहीं चला सकती थी। बॉम्बे में रहती थी, लेकिन इसके माता पिता कर्नाटक के एक कस्बे से आए थे, तो उनकी मानसिकता वही थी कि लड़की है, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, फिर शादी कैसे होगी। तो इसके मन में अभी भी वो गांठ है, तभी तो वो उसकी चर्चा करती है। लेकिन अगर ये वही चुन्नी होती, जबरदस्ती चलाना सीख लिया होता तो नहीं, तो आज उसके मन में वो मलाल नहीं होता कि मैंने साइकिल नहीं चलाई, मुझे साइकिल नहीं चलाने दिया गया। तो यही बात है कि जब तक तो चुन्नी, ऐसी चुन्नियों पर ही कहानी लिखी जाती है, ऐसी चुन्नी एक आध होती हैं तो ही कहानी लिखी जाती है। और वो जब पुलिस ऑफिसर बन जाती है तो ये सब कुछ वो अपनी आंगन में बैठकर याद कर रही है। महादेवी वर्मा की एक उक्ति है, मुझे ध्यान आया इसका, कि स्मृतियां चाहे कितनी भी कटु हो, लेकिन उनका स्मरण सुखदायी होता है। तो शायद यही होगा कि ये स्मृति तो कटुता है तो है, उसमें है, लेकिन उसने उससे कैसे पार पाया, उस स्मृति से उसे और भी क्या फायदा हुआ और कैसे वो आगे बढ़ी, सफल हुई, पढ़ाई भी लिखी, पढ़ने के लिए भी उसने लड़ाई की, तो ये सब किया और उसके बाद वो कहानी सफल होती है। ये कहानी बहुत ही, और मतलब मैं तो कहती हूँ जब वो जाती है अपने फादर को लाने, फादर वहां से, पिता वहां से आने वाले हैं, कोई है नहीं शहर, उसका भाई बीमार है, वो मोटरसाइकिल से लाने जाती है, तो पिता कहते हैं कौन है, तो कहती है मैं ही आई हूँ बाबा। ये तो लगता है स्वीटेस्ट वॉइस है, इतना मधुर, मतलब इतनी अच्छी चीज है कि मैं ही आई हूँ बाबा। फिर वो बाबा उसके साथ आते हैं, लेकिन वो मन से नहीं आते, उनको वो सर झुकाए हुए आते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। लोग देख भी लेते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक दिन वो जब लड़की को चलाना आता है मोटरसाइकिल, तो वो लोगों के काम भी आती है। एक वही प्रधान जो उसकी इतनी शिकायत करते थे, एक दिन धूप में वो उन्हें भी लेकर आती है, फिर पूरा गांव स्वीकार कर लेता है उसका मोटरसाइकिल चलाना। और वो आगे आज 15-20 साल बाद वो खुद वहां आंगन में बैठे देख रही है कि उसके भाई के, उसके आसपास की लड़कियां सब स्कूटी चला रही हैं, सब ये चला रही हैं। तो ये लड़कियों को निर्देश ने इस कहानी में इस तरह भी आकृष्ट किया है कि ये लड़कियों को इतनी जद्दोजहद, जो छोटी छोटी चीजें जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो लड़कों के लिए फॉर ग्रांटेड है, उन्हें तो मिलती ही है, लेकिन इन्हें उसके लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है, इनकी आधी ऊर्जा तो उस संघर्ष में समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आज हम अगर यहाँ आगे यहाँ बैठ के हम बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी जाने हमारी कितनी बहनों का संघर्ष है, जिन्होंने पढ़ना लिखना जबरदस्ती शुरू किया, ये किया, कितने सोशल मीडिया पे कितने लोगों को नहीं आने दिया जाता, कितने घरों में, तो वो भी जद्दोजहद करके आती हैं। तो ये संघर्ष सफल ऐसे ही सफल होता है, संघर्ष करके तो अगली पीढ़ी के लिए सुगम हो जाता है रास्ता। एक और कहानी है इनकी, वंदना जी अगर होगा तो बता देंगी आप, फिर मैं इसको कर दूंगी शॉर्ट। एक कहानी है आदि पुरुष के पांव से। यहाँ तो शीर्षक पे ही ठहर जाना पड़ता है कि आदि पुरुष के पांव से, यानी ये किसने डिसाइड किया, किसने ये तय किया कि किसी जाति का जन्म तो मस्तक से हुआ है, किसी की भुजाओं से हुआ और किसी का पैरों से हुआ है। ये बहुत ही मार्मिक, एक मनोवैज्ञानिक और झकझोर देने वाली कहानी है। इसमें एक नायिका जो नायक की जो पत्नी है वो कहती भी है कि हमें तो, वो डायलॉग भी बहुत ही मतलब अर्थपूर्ण है और आपको दिल को चोट पहुंचाने वाला है। कहती है कि हमारा तो जन्म भी पैरों से हुआ और फिर हमें बाकी समाज के पैरों में डाल दिया गया। हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, उनकी आत्मकथा जूठन पढ़ी ही है, तो हमें पता है कि ये दलित जाति के लोग, इन लोगों को कितना संघर्ष कर ये ऊपर आते हैं। लेकिन जब ये एक बार ऊपर आ जाते हैं, इनका भी अच्छी नौकरी मिल जाती है, रहन सहन अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर की जो हीन भावना है, जो इन्होंने देखा है, वो नहीं जाती है। और इस हीन भावना से ऊपर आने के लिए ये दूसरे लोगों में, दूसरी जाति जो तथाकथित या जो भी हो सवर्ण जातियों, उनमें घुलना मिलना चाहते हैं। नायक जो है उन्हें अपनी जमीन, अपनी करोड़ों की जमीन लाइब्रेरी बनाने के लिए दे देता है कि बस वो खुश हो जाएं।
वहां पे उन्हें रोज रोज दावतें देता है, खिलाता पिलाता है, वो तारीफ करते हैं, हंसते बोलते सब है, लेकिन फिर जब संबंध जोड़ने की बारी आती है तो फिर वे किनारा कर जाते हैं कि नहीं, हमें संबंध तो नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज है, कहानी में ये दिखाया गया है, कहानी में लिखा है कि ये जैसे ये अकेले बढ़ना चाह रहे हैं। इसकी आलोचना भी होनी चाहिए कि जो दलित नेता वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। ये खुद तो अपनी तिजोरियां भरे जाते हैं, लेकिन पूरी समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ते। यहाँ भी इस कहानी में ये मानसिकता दर्शाई है कि वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है, अपने ही दोस्तों से दूर हो जाता है। वो नए दोस्त बनाना चाहता है सवर्ण जातियों के, ऊंची जातियों के, लेकिन अपने जो बचपन से उसके दोस्त थे वो उनसे दूर हो जाता है, उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। तो ये अगर कहेंगे कि जैसे कोई चिड़िया उड़ के जाती है एकदम अलग चिड़ियों के बीच, तो थोड़ा उससे मुश्किल एडजस्टमेंट में होती है। लेकिन अगर सारी चिड़िया उड़ के जाए, मैं आजकल चिड़ियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चिड़ियों की आजकल ज्यादा करती हूँ, तो चिड़िया आ ही जाती हैं, तो सारी चिड़िया अगर एक साथ उड़ के जाए तो फिर उनको स्वीकारने में मुश्किल नहीं होता है। लेकिन ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने ही पीछे वालों को दलदल से खुद तो निकल जाते हैं, लेकिन दूसरों को वो नहीं हाथ नहीं बढ़ाते निकलने का। तो ये भी वहां पे इन लोगों का है। और इनकी जो, लेकिन ये है कि अगली पीढ़ी जो है, इसकी बेटी शायद बहुत सारी मिट्ठू, जैसे एक मिट्ठू, मुझे नहीं पता कि निर्देश ने ये कहानी रचा है या कल्पना से की है या किसी को देखा है, लेकिन वो आरक्षण का लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है नहीं, मुझे सारी सुख सुविधा मिली है, तो मैं बिना आरक्षण का फायदा लिए ही मैं आगे बढ़ूंगी। और मेहनत करती है, वो सफल भी होती है। तो ये भी एक मानसिकता उन लोगों की है कि वे उच्च जातियों के साथ मिलना जुलना चाहते हैं सब, लेकिन आरक्षण का लाभ भी नहीं छोड़ना चाहते वो, क्योंकि उसके पिता जो हैं वो इतने लालायित हैं कि दूसरों के साथ वो आए, उनके साथ उठे बैठे, लेकिन वो आरक्षण का लाभ, अपनी बेटी को कहते हैं तुम आरक्षण का लाभ लो, तुम भी आरक्षण क्यों नहीं ले रही हो। तो ये भी उनकी दोहरी मानसिकता है इस कहानी में। ये कहानी काफी ध्यान से और बहुत ही मनोयोग से पढ़ी जाने लायक है करके। लेकिन फिर ये सफल होती है, ये शादी भी हो जाती है इसकी। वो जो कि लड़कियों को लोग घुलने मिलने नहीं देते हैं, लेकिन ये इनकरेज करते हैं कि तुम ऊंची जाति के लड़के के साथ घूमो और वहां पे जाओ, उनके साथ ये करो कि ताकि शादी हो जाए, एक संबंध जुड़ जाए। तो यहाँ पर ये भी गलत है। फिर उसकी शादी नहीं, वो शादी को नकार भी देती है, वापस भी आ जाती है। तो अगर मैं निर्देश से पूछूं कि ये मैं आई हूँ बाबा की लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिले निर्देश, ये कुछ आपने जाना भोगा देखा हुआ है वास्तव? वंदना जी, क्या मुझे अभी जवाब देना है? जी बिल्कुल, आप दीजिए। हाँ रश्मि, ये बिल्कुल कह लो कि ये बहुत ही मैंने बिल्कुल करीब से देखा है। इनफैक्ट अपने घर में ही मेरी भांजी है, उसको, मेरी दीदी की 4 बेटियां हैं, तो उनके यहाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता था, हालांकि उनके यहाँ इतना नहीं है, लेकिन वो जो छोटी वाली उनकी बेटी है, मालू जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी विद्रोही टाइप की थी, तो वो ऐसे कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल उसकी ही मैंने ले ली हैं। जैसे वो हीरो का पोस्टर लगा लेती है, संजय दत्त की बड़ी फैन होती है, तो दादी कहती है कि इसको हटा, गैर मर्द को रूम में थोड़ी लगाते हैं, अपने कोठे में नहीं लगाते, इसे फाड़ के फेंकते। वो कहती नहीं दादी, ये भगवान जी हैं, इनके हाथ जोड़ा करो। तो ये सच है। ये प्रेरणा मैंने अपने परिवार से ही ली, और मैं, चूंकि मैं गांव से मेरा बहुत संबंध रहा है, तो मैं बहुत बारीकी से मैंने वहां की चुन्नियों को देखा है, और मैं ऐसी चुन्नियों का स्वागत करती हूँ, और मैं उनके सदके जाती हूँ सच में। चलो चलो, 3 क्लास फ्रॉम ओली। चलिए वंदना जी, मैं अभी आप दूसरों उन लोगों को देखा, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात कही निर्देश जी ने कि मैं ऐसी चुन्नियों का स्वागत करती हूँ, और रश्मि जी ने उनकी कहानियों को काफी विस्तार से पता कर करके उनके बीच में मतलब उनके ऐसी कहानियां लिखी जानी चाहिए, इस दावे को और पुख्ता कर दिया, क्योंकि ऐसी कहानियां लिखने से कुछ और लोग बदलेंगे, कुछ और चुन्नियां जो है अपने अधिकारों के लिए खड़ी होंगी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ वंदना गुप्ता जी को जो इन कहानियों के बारे में आगे बात करें। वंदना जी। सभी को नमस्कार। सबसे पहले निर्देश जी को इस सरोगेट मदर संग्रह के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निर्देश जी की कहानियों पर बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कहानियां
हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है। बच्चे हो, बड़े हो, सब बचपन से ही कहानियों से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो आज बेशक कहानी कहने का ढंग बदल गया हो, कहने का, सुनने का, लेकिन हमारे अंदर एक बच्चा हमेशा जीवित रहता है, जो कहानियों से अपने आप को रिलेट करता चलता है। तो उसमें क्यों करता है रिलेट? सबसे बड़ी बात ये है। अब हम रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसमें अपना अक्स दिखाई देता है। तो ऐसा ही हमें निर्देश जी की कहानियों में नजर आता है। जब हम इस संग्रह को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि ये तो हमारे आसपास की बात है, ये तो हमारा देखा भोगा हुआ सत्य है। तो जब हम जो समाज में हो रहा है, मतलब समाज के हर एक वर्ग को उन्होंने पकड़ने की इस संग्रह में कोशिश की है। तो समाज में की समस्याएं हैं, उनके संघर्ष हैं, सबको रेखांकित किया है और इनकी कहानियां हमें गंभीर चिंतन को और मनन करने को विवश करती हैं। वैसे तो वंदना जी ने भी अभी बताया, रश्मि ने भी बताया, और ये चीज मैंने भी संग्रह में नोटिस की कि निर्देश जी ने प्रेम को मुखरता से उभारा है। उनकी कहानियों का मुख्य स्वर ज्यादातर प्रेम रहा है। कहीं उनके यहाँ प्रेम श्रद्धा के रूप में आया है, तो कहीं उन्होंने प्रेम को आवाज के सम्मोहन से बांध दिया है। कहीं प्रेम जो है सब कुछ गंवा देता है और कहीं प्रेम एक ऊंचाई प्रदान कर देता है। तो प्रेम के भी कितने स्वरूप हो सकते हैं, ये एक संग्रह में एक ही लेखिका द्वारा आप पढ़कर जान सकते हैं कि कैसे हर इंसान प्रेम को किस नजरिए से ग्रहण करता है, समझता है और स्वीकारता है। जो पहली कहानी है, खो गया है मन मराला, ये कहानी प्रेम को एक श्रद्धा के रूप में उपस्थित करती है। श्रद्धा हमें अपने भगवान पर होती है, अपने गुरु पर होती है, अपने माता पिता पर होती है, लेकिन प्रेम में भी श्रद्धा हो सकती है। सबसे पहली चीज तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई कि प्रेम को उन्होंने श्रद्धा के रूप में दिया, जहां पर उम्र का इतना बड़ा फासला है जिसे समाज जल्दी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन प्रेम वही सार्थक है जो परवाह ना करे समाज की, बल्कि जो प्रेम है वो अपना एक राह स्वयं बनाता है। यहाँ पर दो पात्र हैं, अवि और लेखा। अवि और लेखा के मध्य ये रिश्ता ऐसे बनता है कि अवि लेखा का लिखा हुआ पढ़ता है। लेखा एक लेखिका है और अवि एक कोबरा कमांडो है। तो वो उसका लिखा हुआ पढ़ता है और उससे जुड़ता चला जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन उसके लेखन से पहले प्यार होता है। उसके बाद जाके वो उस धीरे धीरे जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करने में कभी वो जवाब देता है, कभी नहीं देता है, लेखा को भी उसकी चिंता होने लगती है। तो धीरे धीरे एक दूसरे से फोन पे भी बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। और फोन मतलब यहाँ पे आप देखिए कि जो अवि है उसका कई स्वरूप उसके नजर आते हैं आपको। एक तरफ वो कमांडो है, दूसरी तरफ वो प्रेम करता है, और तीसरी तरफ उसके पास इतनी जानकारियां हैं। कैसी? वो गीता, रामायण, सूर, कबीर, जायसी सबको पढ़ता है, सबको जानता है। तो कितना विरोधाभासी चरित्र को लेखिका ने यहाँ पर गढ़ा है कि कमांडोस हम लोग जानते हैं उनका जीवन कितना सख्त होता है, और हम सोचते होंगे कि ये एक शुष्क जीवन जीते होंगे, मतलब जैसे रेत होती है ऐसा शुष्क जीवन जीने वाले, लेकिन वहां पे वो प्रेम से भरा हुआ है, जीवन से लबरेज है और संवेदनाओं का उसमें भंडार है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जो मुझे इस कहानी की ताकत नजर आती है। प्रेम होना तो ठीक है, हो जाता है। अब यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये प्रेम जो है ना आकर्षण होगा उसका, क्योंकि वो मतलब
लेखिका के बच्चों की उम्र का है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये वाकई प्रेम जो है प्रेम नहीं है, ये उसका महज एक आकर्षण है। लेकिन इस आकर्षण को वो अपनी तर्क से काट देता है। कैसे? जब वो ये कहता है कि मीरा और कृष्ण का प्रेम जो है वो भी तो स्वीकार किया गया, और मीरा ने कौन सा कृष्ण से कभी बात की थी या उसको कभी देखा था। तो यहाँ हमें ये समझ आता है कि वो प्रेम को कितने गंभीरता से लेता है। प्रेम उसके लिए भावना है, ना कि प्रेम देह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं उसका एक अंश पढ़ के बताती हूँ, जहां पे वो कहता है प्रेम को कैसे परिभाषित करता है और लेखिका को लाजवाब कर देता है। वो कहता है, यहाँ पे प्रेम प्रश्न उठता है कि क्या लेखा ने उस बेमेल प्रेम को स्वीकारा था? प्रेम और बेमेल, उसने खुद से प्रश्न किया था, क्या प्रेम भी बेमेल हो सकता है? हरगिज नहीं। प्रेम मेल या बेमेल नहीं हो सकता, वह तो बस हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी ने तो प्रेम के साथ बेमेल शब्द जोड़ने के विरुद्ध बहुत ही प्रबल तर्क दिया था। कोई प्रेम बेमेल कैसे हो सकता है बताइए? प्रेम का संबंध देह से मानती हैं क्या? सबकी तरह आप भी? अगर प्रेम प्रेम ही है तो ये तो हमारे विचार में आत्मा को आत्मा से होता होगा। अगर देह को देह से ही होता तो हम तो आपको देखे ही नहीं है। हमें आपसे प्रेम होना ही नहीं चाहिए। हम तो आपको पढ़े ही हैं, बस बात ही किए हैं बस। आपकी आवाज उतर गई सीने में कहीं गहरे। हमने तो कभी पूछा नहीं आपसे क्या आपकी उम्र है, क्या आपकी जात है, या क्या आपका पारिवारिक स्तर है, या आप दिखती कैसी हैं। मतलब देखिए, उसने सारी बात कही है, कोई चीज उसने छोड़ी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि हम जो सोचते हैं कि भाई बच्चा है, आज के युग में हम ये मान के ना चलें कौन कितना परिपक्व है, उसके बातचीत से भी आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस कहानी को पढ़ के मुझे एक गीत के बोल याद आए कि वो है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जैसे लेखिका ने इस गीत के बोलों को ही कहानी के रूप में उतार दिया। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से अपने परिचय देती है, और साथ में जो सबसे बड़ी बात ये कहती है कि यहाँ प्रेम जो है उम्र जो है प्रेम में कभी बाधक नहीं हो सकती। और जो उम्र ऐसी होती है स्त्री की, जब वो इन चीजों से हटने लगती है, एक उसके जीवन का पड़ाव ऐसा होता है, उसमें वो अभी जो है एक प्रेम की नमी उसके जीवन में बो देता है, और अंततः वो उसके प्रेम की गंभीरता को स्वीकारती है। तो ये है एक सच्चे प्रेम की ताकत। लेकिन मुझे इसी संग्रह में, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ, प्रेम में मैंने ये देखा, इसी संग्रह में मुझे जो पहली कहानी है हो गया है मनमराला, और अंतिम कहानी पे आती हूँ इसके बाद सीधी मैं, नहीं देखा उसी में उसका होना। दोनों कहानी एक दूसरे के विरोधाभासी है। एक ही सब्जेक्ट पर भी आपको कह सकते हैं कि दोनों कहानी है। यहाँ पे भी उम्र का ही अंतर है। यहाँ पे एक लड़का है मलय और लड़की है दिशा। मलय जो है शुरू से बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, अव्वल आता है। अपने फादर जो हैं उनके जो सीनियर उनके बॉस हैं, वो उसको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं जिंदगी भर। उसकी हेल्प भी करते रहे, उसके फादर के मतलब फाइनेंशियली भी सब तरीके से उसको हेल्प की है। वो उनके घर भी जाता है कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उम्र में जाके, मतलब बहुत लेट उनकी बेटी होती है दिशा। अब एक समय ऐसा आता है कि उसी दिशा को पढ़ाने के लिए वो जाता है, मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मलय इतना होशियार है और मेरी बेटी को पढ़ाए। तो वो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके इतने एहसान रहे, उन्होंने उसको इतना चाहा है, उसके लिए इतना सब कुछ किया है, तो वो उसको पढ़ाने जाता है। और पढ़ाने जाता है, धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं पाता।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कारण? क्योंकि उसमें एक हीन भावना से वो ग्रसित रहता है। यहाँ पर अंतर तो उम्र का आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसमें उस लड़की में और उसमें होगा कि जब काफी अच्छी उम्र में होता है तब उनके यहाँ बेटी पैदा होती है, तो कम से कम 10-15 साल का अंतर तो कम से कम होगा ही होगा। तो ऐसे में मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एक तो उम्र का अंतर था, दूसरा स्टेटस का अंतर था, और तीसरा वो उनके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ। तो ये जब 3 अंतर एक इंसान ने अपने जीवन में जिए होते हैं, वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, अब यहाँ पे वो पुरुष है और उसने ये देखा जाना भोगा है, तो ऐसे में वो मतलब उसके प्रेम को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? प्रश्न ये उठता है। और यहाँ पे मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह जायज था उसके लिए, उसके नजरिए से, हमारे नजरिए की बात नहीं करी, उसके नजरिए से वो जायज इसलिए था कि वो इन पैरामीटर्स पे उसको आकलन करके देख रहा था उस प्रेम को। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि परिस्थितियां इंसान को विवश कर देती है कभी कभी, और ऐसा ही उसके साथ होता है कि उसकी परिस्थितियां उसको ये एक्सेप्ट करने में इतनी देर लगा देता है वो कि वो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, और अंत एक ऐसे हृदय विदारक नोट पर होता है जहां आप और हम सोच भी नहीं सकते कि एक हादसे का शिकार दिशा हो जाती है और वो हमेशा के लिए उस प्रेम को खो देता है, और जबकि उसके पेरेंट्स भी उस प्रेम के लिए उसको स्वीकार लेते हैं। मजे की चीज ये है, तो यहाँ जो लेखिका ने ये जो चीज बताई है, ये दो विरोधाभासी चरित्र, एक ही सब्जेक्ट आया है कि दोनों का उम्र का अंतर है और दोनों ही प्रेम में हैं और दोनों बिल्कुल अलग कहानियों के रूप में उभर के आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही लेखक हो और दोनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल सब्जेक्ट एक हो लेकिन उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। अब मैं आती हूँ, एक और कहानी है इनकी प्रेम पर ही, कानों में उसकी आवाज का बीज। ये भी एक अनोखी प्रेम कहानी, मैं इसको अनोखी प्रेम कहानी कहूंगी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रेम होता है नायक और नायिका में, और नायिका जो है वो ही समझिए कि दो परिवार हैं, आपसी दुश्मनी चली आ रही है और वो शादी नहीं करने देना चाहते, और नायक यहाँ पर नायिका पर की बोल्ड है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है और लेती भी है, लेकिन नायक जो चाहता है उसका साथ देना, लेकिन अब उसके फादर जो है उसको कैद करके रख लेते हैं, तब जाके उसको एक पहला चीज तो उसको यह एहसास होता है, जो इसमें पंक्ति आई है और बड़ी मारक पंक्ति है ये, कि केवल स्त्रियां ही अबला नहीं होती, कभी कभी पुरुष भी अबला होता है, और बल्कि अबला ही नहीं महा अबला होता है। तो ये जो पंक्ति है ये मतलब एक पुरुष इस बात को कह रहा है, तो ये सोचने को विवश करती है, और साथ में वो इस चीज को भी समझता है फिर उसके बाद कि भाई स्त्रियां जो होती हैं कि वो कितनी वर्जनाओं को अपने जीवन पे पग पग पर सहती हैं, और फिर वो उनका जीवन कितना कठिन होता है। लेकिन बात यहाँ पर यही नहीं है, बात यह है कि जिस जगह, जिस स्टेशन पे, जिस समय उसे मिलना था उस लड़की से, वो मिल नहीं पाता और वो लड़की मारी जाती है, उसके घर वाले उसका कत्ल कर देते हैं, और एक समय बाद उसको 1 साल बाद एक लड़की की आवाज, बिल्कुल वो ही आवाज मिलती है और वो उस आवाज से प्रेम करने लगता है। कितनी बड़ी बात है, ना उस लड़की से प्रेम है, उस लड़की से भी बात कर रहा है, सालों बीत गए हैं, 10-15 साल, उसको कभी नहीं बताया उसने, और जब वो जानना चाहती है अंत में, तब वो उसको बताता है अपनी ये कहानी सुनाकर। तो प्रेम का कितना पवित्र रूप है ये, कि वो उसकी आवाज सुनने के लिए हमेशा उसके साथ जुड़ा रहना चाहता है, और चाहता तो वो उससे शादी भी कर सकता था, लेकिन उसने वो कभी सोचा ही नहीं
या कहिए उसके मन से वो चीज उतर चुकी थी, ये बात बस ये था उसके, या उसके मन में एक भय बैठ गया था कि अब अगर मैंने किसी के साथ शादी का विचार किया तो पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं उसको एक्सेप्ट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहला प्यार उसका जो था वो उसकी इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज से ही इतना प्यार था कि दूसरी आवाज जो सुनी तो उसके साथ उसने एक आवाज से ही संबंध बना लिया। तो ये एक अलग तरीके की कहानी है। फिर आती हूं मैं, इनकी कहानी है जीका जी। ये अवार्डेड कहानी है और इसके बारे में सबको ज्यादातर पता है। यहाँ पे तेजस है लड़का, जो एक फुटबॉलर है और उस एक हादसे में उसके वो अपाहिज हो जाता है और फुटबॉल नहीं खेल सकता। ऐसे में उसकी एक फ्रेंड है बचपन की, रीवा, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि वो एक तरीके से अवसाद का भी शिकार हो जाता है, लेकिन उससे बाहर निकाल के लाना। वो प्यार करते थे, सब कुछ था, लेकिन आज के टाइम में अगर लड़का या लड़की कोई भी किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो दूसरा पक्ष मिनट से पहले उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है या छोड़ ही देता है, मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर प्रेम का एक ऐसा जो कहते हैं ना, प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है, ये वो स्वरूप है कि प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको, जो उसकी स्थिति है उससे बाहर लाने की कोशिश कर, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको उस अवसाद से बाहर लाई, उसको एक नई दिशा दी कि आप जो है प्रेम, आप जो है अगर फुटबॉल नहीं खेल सकते, जबकि वो अव्वल नंबर था, उसका पैशन था, उसका सपना था, उससे दूसरा सपना दिखाना कोई आसान काम नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो ना हो के हम बिल्कुल नया उसके आगे रख दे एक उद्देश्य कि आप इस लाइन में बढ़ो, आसान नहीं होता। लेकिन वो गणित में बहुत होशियार था, तो वो उस दिशा में उसको प्रेरित करती है और उसको वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलता है और उसमें भी वो अव्वल हो जाता है। तो प्रेम का एक स्वरूप ये भी हो सकता है और यही होता है कि प्रेम की ऊंचाई सबसे ऊंची। और यहाँ पे जबकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी बेटी अब ऐसे लड़के के साथ जीवन व्यतीत करे जो अपाहिज है, जो उसको कोई सुख नहीं दे सकेगा, लेकिन यहाँ लड़की इतनी पढ़ी लिखी और सक्षम है और जो निर्णय अपना स्वयं लेना जानती है और कहती है कि मैं मतलब चाहे मैं शादी ना करूं, लेकिन मेरे लिए जो प्यार है तो वो ही है मेरा और उसके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। तो ये तो प्रेम की कुछ ऐसी कहानियां हैं एक ही संग्रह में कि मैंने 4-5 कहानियां इसी तरीके की देखी। इसके अलावा मैं जो अभी बहुत विस्तार में रश्मि ने कही कि मैं ही आई हूं बाबा, ये कहानी मेरी भी बहुत प्रिय कहानी है और मैंने इसके लिए भी मैंने भी कहा था, लेकिन विस्तार में अब कहा जा चुका है, मैं संक्षेप में कहूंगी कि चुन्नी जो है ये एक चुन्नी की कहानी नहीं है, ये मैं कहती हूँ ये सब लड़कियों की कहानी है और आज की उन लड़कियों की कहानी है जो रूढ़ियों को तोड़ रही हैं, जो आज की लड़की सजग है, जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ नहीं है, जो जागरूक है और अपने लिए लड़ना जानती है। ये हर एक उस लड़की की कहानी है। और हम जानते हैं कि लिंग भेद की शिकार रही हैं लड़कियां, स्त्रियां शुरू से रही हैं, सदियों से रही हैं, लेकिन जो उस परिपाटी को तोड़ सके, जो अपने लिए लड़ सके, वो ही लड़की कोई जीवन में ऊंचा मकाम पा सकती है। तो यहाँ पे वो ऊंचा मकाम पाती है और सबसे पहली पहल करती है कि वो अपने लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। कैसे? अपनी दादी के माध्यम से वो अपनी दादी को माध्यम बनाती है कि भाई तुमने इतने तो क्या नाम है, उन्होंने अपना वो
जगह दान में दे रखी है और स्कूल वगैरह बनवा रखे हैं और उसमें तुम्हारी बेटी नहीं पढ़ सकती, तुम्हारी लड़कियां नहीं पढ़ सकती, तो एक तरीके से पहले वो इस माध्यम से अपने लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर दूसरा नंबर आता है कि वो जो है मोटरसाइकिल सीखती है, चुपचाप सीखती है, उसे पता है कि उसको कोई नहीं सीखने देगा, क्योंकि गांव का माहौल कैसा होता है हम सब जानते हैं। और इसी के साथ वो धीरे धीरे ट्रैक्टर भी सीखती है, और कहा वो घर में तो सारे भारी भरकम काम करती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि घर के अंदर कर रही है, लेकिन घर के बाहर अगर वो ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल चलाए तो सबकी त्योरियां चढ़नी स्वाभाविक है। तो उसमें उसके लिए तो इस तरीके से जैसे उसने गुनाह कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात क्या दिखती है कि उसके पिता जब नाराज होते हैं और नाराजगी में खाना खाना छोड़ देते हैं, तो वहां पर यहां सबसे बड़ी बात आती है कि वो भी उसको एक तरीके से अपराध बोध उसके अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि तू खाना खा रही है और पिता ने खाना खाया नहीं, लेकिन वो परवाह नहीं करती। वो जानती है उसे अपनी राह कैसे प्रशस्त करनी है, अपना मार्ग कैसे बनाना है। और ये सदियों से यही होता है स्त्री के साथ कि उसको अपराध बोध से ग्रसित किया गया, बताया गया, देखो घर वाले नाराज हैं, तुम ऐसे काम करती हो, तुम्हारी वजह से उनका सर झुक जाता है। तो और स्त्रियों ने वो काम करने बंद कर दिए। लेकिन यहाँ की जो चुन्नी है वो ऐसा नहीं करती, वो मजे से खाना खाती है, वो परवाह नहीं करती। ऐसे जाने वो कितने कार्य करती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो हर बार समाज के बनी बनाई जितनी भी लकीरें हैं उनको तोड़ती है। चूड़ी पहनने की बात आती है, उसकी बहन चूड़ी पहन रही है तो वो औरतों को भी 4 बात सुनाई जाती है कि तुम इसी में जकड़ी रहना, चूड़ियों में, सिंदूर में, बिंदी में, उपवास में, इनमें ही। लेकिन वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना। और जरूरत क्या है इस चीज की। इसके साथ ही जब वो मोटरसाइकिल चलाती है तो कुछ लड़के उसके साथ बदसलूकी करते, तो वो जानती है कि अगर मैंने घर में बता दिया तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। ऐसे में वो क्या करती है कि वो किसी को नहीं बताती, कहती है इनकी परवाह नहीं करनी, छोड़ दो, अगर मैं परवाह करूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो निर्देश जी ने जो कहानी में एक ही कहानी में बहुत से पहलुओं को छूती हुई चली है और बिना किसी शोर शराबे के एक सहजता से प्रभावित होती है। अब मुझे जो है सबसे बड़ी बात क्या लगी कि ये जो कहानी पढ़ी मैंने, तो मुझे कहानी याद आई आकांक्षा पारे काशिप की कहानी मणिकर्णिका। उसमें भी क्या होता है, झुग्गी बस्ती की 4 लड़कियां होती हैं और वो भी चुपचाप मोटरसाइकिल चलाना सीखती हैं और एक दिन लड़कों को उनकी जबान में ही जवाब देती हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि 2 लेखिकाएं 2 अलग अलग उसमें बैठी हैं, अलग अलग उसमें लिख रही हैं, और फिर भी बिंब एक तरीके से बिंब की तरह ही लिया है कि मोटरसाइकिल को लिया, तो दोनों ही मोटरसाइकिल को लेती हैं, तो आखिर क्यों लेती हैं। तो मुझे उसका यही लगता है कि जो समाज है हमारा ये मान के चलता है कि ये तो लड़की है, ये बोझ नहीं उठा सकती, ये मेहनत के काम नहीं कर सकती, ये अबला है। तो स्कूटी वगैरह जैसे आजकल लड़कियां चलाने लगी हैं तो वहां तक तो वो कहती है चलो चला लेगी, लेकिन मोटरसाइकिल भारी होती है और उस पर बैलेंस बनाना भी आसान नहीं होता। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लेखिकाओं ने इस कहानी के माध्यम अपनी कहानी के माध्यम से यही दर्शाया है कि स्त्री की क्षमता और दृढ़ निश्चय कितना परिपक्व होता है, कितनी दृढ़ निश्चयी वो होती हैं कि वो अपने हौसले से कोई भी कार्य करने में सक्षम होती हैं। क्योंकि आज की स्त्री जो है वो पर्वतों को भी पार कर रही है, वो सेना में जा सकती है, वो हवाई जहाज उड़ा सकती है, वो रेल चला सकती है, तो वो मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला सकती। मानो इस कहानी के माध्यम से वो ये कहना चाह रही हैं कि वो मतलब सभी एक तरीके से लेखक वर्ग को भी एक तरीके से जागरूक कर रही हैं कि आप लोग भी कुछ इसी तरीके की चीजें लेके आइए समाज के आगे, जो कार्य करने जो वर्जित है स्त्रियों के लिए, वो कार्य
सामने हम लाएं ताकि जो है हमारा समाज और जागृत हो सके। बाकी जो इनकी अन्य कहानियां हैं उनमें जैसे ये है तुम सुन रही हो ना इला, ये कहानी भी एक तरीके से प्रेम कहानी का ही स्वरूप है, लेकिन यहां पर मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार ये है कि तलाक, अगर स्त्री तलाकशुदा है तो पहले से मान लिया जाता है कि इसका ही दोष होगा, जैसा हमारे समाज का नजरिया रहा है, जैसा हमारे समाज की सोच है या हमारे समाज की मानसिकता है कि कोई भी काम हो बहुत आसान टारगेट है हमारे यहाँ स्त्री को टारगेट करना, उसके ऊपर कोई भी अपनी अपनी कमियों को थोप देना। जैसे कि भाई द्रौपदी ऊपर पूरा थोप दिया गया कि महाभारत इसके कारण हुई, जबकि महाभारत के अन्य कारण थे, उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। तो ये हमारा समाज का नजरिया है। और यहाँ पर इला और क्या नाम है उसका नाम, जो पात्र है मेरे दिमाग से उसका नाम निकल रहा है, उसका नाम क्या था, तो वो जो नायक जो है वो चाहता है कि उससे, लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, वो उससे बातचीत करती है, मिलती जुलती है और अपना नहीं बताती कि मैं तलाकशुदा हूं। वो कहती है मेरी बहन तलाकशुदा है और वो जानना चाहती है कि उसके विचार क्या हैं। तो इस कहानी में ये नजर आता है हमें कि कितना ही पढ़ा लिखा समाज हो, कितना आधुनिक समाज हो, लेकिन उनकी सोच भी आज भी वही कुंठित सोच है, उनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। वो भी यही सोचता है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुछ ना कुछ दोष स्त्री का भी होगा। तो ये जो सोच है इसको बदलने की अभी बहुत जरूरत है और ये बहुत लंबी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। मानो यही संदेश यहाँ पर निर्देश जी दे रही हैं। बाकी जो इनकी अन्य कहानियां आदि पुरुष के पांव में, उस पर विस्तार से रश्मि ने रखा ही है। ये भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अगर दलित वर्ग है तो हम नहीं चाहते कि वो कभी ऊपर उठे, मतलब अगर वो उठ भी रहा है तो उससे हम संबंध जोड़ना नहीं चाहते। ये अभी यहाँ पे भी वही जड़ सोच सामने आती है। पढ़े लिखे हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, उसके साथ खा पी सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, वो प्रोफेसर भी हो तब भी, आप कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन आप अपनी जो मानसिकता है उसकी जकड़बंदी में आज भी बंधे हुए हैं, उससे अभी भी आप मुक्त नहीं हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या आज का समाज इन जड़ताओं से मुक्त हो गया है। और बाकी जो इनकी अन्य कहानियां हैं, सैरोगेट मदर पे वंदना वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा बोल दिया है। तो डॉलर मत पुकारने बे, ये पुलिस वालों की जो उनकी आदत होती है, जो वो रिश्वत खाने की उनका जो नजरिया होता है और जो कोई भी केस को वो सॉल्व नहीं करना चाहते और करने की इच्छा नहीं रखते, करना चाहे तो कर सकते हैं, वो दिखाया है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, उस सबको इसमें उन्होंने रेखांकित किया है। तो कुल मिलाकर मैंने ये देखा है, और सारी कहानियां बहुत हैं इसमें, 11 कहानियों का संग्रह है जो एक बहुत उम्दा संग्रह है और लेखिका हर कहानी के माध्यम से हमें एक विचार देती है सोच कि जिस पर हम मनन करें, चिंतन करें और उन पर हम समाज को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई निर्देश जी। अब मैं वंदना जी को कहती हूँ कि वो आगे आपने बहुत अच्छी चर्चा करी और कहानियों को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। सही कह रही थी आप कि मतलब इसकी प्रेम कहानियों में कहीं प्रेम पूजा के रूप में आया है, कहीं प्रेरणा के रूप में आया है, कहीं सामाजिक कंडीशनिंग है और कहीं जीने का सहारा है, जहाँ दूसरे की आवाज में जीना सीखते हैं। और चुन्नी और मणिकर्णिका में जो आपने कंपैरिजन किया वो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो चुन्नी नहीं है, वो हम सब हैं जो कहीं ना कहीं उन वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने हुनर के दम पे,
जहां अभी तक वो स्त्रियों के लिए कहा गया था कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं। तो इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ लेखक प्रियदर्शन जी को, जो आए और इन कहानियों के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएं। माइक आपका ऑफ है, माइक ऑफ है हाँ सर। हाँ, ऑन कर लिया मैंने। जी हाँ, जी। तो नमस्ते वंदना जी, आप दोनों वंदना जी, वंदना वाजपेयी जी और वंदना गुप्ता जी, रश्मि जी, निर्देश जी, आपको बधाई एक अच्छे कहानी संग्रह के लिए। हालांकि मुझे ध्यान था कि गोष्ठी 7 बजे तक ही है, तो मैं अतिरिक्त समय ले रहा हूँ फिर। जी बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, आप लीजिए। हाँ 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 हाँ। तो पहले तो निर्देश जी को बधाई एक अच्छे कहानी संग्रह के लिए। ईमानदारी से स्वीकार करूं कि निर्देश जी से काफी लंबे परिचय के बाद भी, मतलब मुझे याद आता है कि संभवतः रचनाकार व्हाट्सएप ग्रुप था जो गीता श्री, रूपा सिंह ये सब चलाया करती थी, उनमें मेरी पहली बार मेरा संवाद निर्देश निधि जी से हुआ था, या वहां जो बातचीत होती थी उसमें मैंने पाया कि उनके पास अपनी बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहने का सलीका और मादा दोनों है, लेकिन उनकी कहानियों के बारे में मेरी कोई अच्छी या बुरी राय नहीं थी। तो मेरे लिए अटूट बंधन ने जो अवसर सुलभ कराया, निर्देश निधि और उनकी कहानियों से नई पहचान का भी मामला है। निश्चित तौर पे सारी कहानियां मेरे लिए मुझे अचरज में डालने वाली रही। हालांकि अभी की सारी चर्चा बार बार शायद ज्यादा इस बात पर केंद्रित रही कि प्रेम कहानियां हैं। असल में दुनिया की सारी कहानियां, यानी वो जो गीत है कि एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दुनिया की सारी कहानियां प्रेम कहानियां ही होती हैं। लेकिन मैं इन कहानियों को प्रेम कहानियों की तरह पढ़ने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि कहानियां पढ़ते हुए मुझे प्रेम में विफलता या प्रेम के अधूरेपन के नतीजों की चीजें तो दिखी, प्रेम को लेकर मुठभेड़ करने वाली बात नहीं है इसमें। इस प्रश्न पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि सच ये है, मेरे लिए जो सुखद आश्चर्य की बात थी कि इसमें बहुत सारी विविधता वाले विषयों की कहानियां हैं, और अक्सर लगभग सभी कहानियों में एक प्रगतिशील रुख दिखाई पड़ता है जो समकालीन विमर्श के कुछ मुताबिक भी है, कुछ उसके विरुद्ध भी जाता है, कुछ जड़ताओं को तोड़ता भी। बिल्कुल पहली कहानी से ये बात शुरू हो जाती है। हालांकि पहली कहानी जिसको प्रेम कहानी माना जा रहा है वो संबंधों की कोमल सी कहानी है। प्रेम एक बड़ा खतरनाक सा शब्द है हमारे समय में। शायद असली प्रेम कहानी तब शुरू होती जब वो दोनों कहीं मिलते और उसके आगे सामाजिक आधारों को चुनौतियां देने का प्रश्न सामने आया होता। जब तक वो आधार सुरक्षित हैं, जब तक हम अपने घरों, अपने दायरे, अपने परिवार में सुरक्षित हैं, तब तक अपने भीतर की सूखती भावना को तरोताजा रखने के लिए एक पौधे की तरह खिलते हुए प्रेम को स्वीकार करना आसान है, लेकिन उसकी परिणतियों को देखना, समझना और उनको जीना बहुत मुश्किल काम है। इस कहानी में उसकी नौबत नहीं है, क्योंकि वो प्रेम कहानी उस तरह है नहीं, वो एक मानवीय संबंध की कहानी है जिसमें बार बार ये सवाल आता है कि स्त्री का कभी, मतलब असल में इन सारी कहानियों के केंद्र में स्त्री है, जो कहीं उम्रदराज लेखिका है जिसके सामने प्रश्न है कि वह एक युवक से लगभग प्रेम जैसी बातचीत करे या नहीं करे, उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं। तो दूसरी कहानी जो है उसमें एक तलाकशुदा लड़की है जो अपने लिए एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है। वो अपने आप में कमाल की कहानी है, वो प्रेम की विफलता की कहानी है। यानी हमारे समय में, और बल्कि मुझे तलाकशुदा स्त्री को लेकर इतनी अच्छी कहानी दूसरी तत्काल याद नहीं आ रही, निश्चित तौर पर लिखी गई होंगी, लेकिन मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कहानी मैंने हाल के वर्षों में पढ़ी हो जिसमें एक लड़की बड़े जतन से अपने तलाकशुदा होने की हकीकत को छुपाती हुई ये देख रही है कि उसके दोस्तों में, उसके साथियों में कोई ऐसा है जो उसके तलाकशुदा होने को, सच को स्वीकार करता हुआ भी उससे विवाह करे। उसके 2 दोस्त हैं, दोनों उसको बहुत मानते हैं, दोनों उसको चाहते हैं,
लगभग दोनों उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना एक बात है, शादी करना एक दूसरी बात है। क्योंकि तब तक प्रेम आप मन में कर रहे होते हैं, भावनाओं में कर रहे होते हैं, जीवन में जब उतरता है प्रेम, जब वो किसी ठोस संबंध की शक्ल लेता है, तब कई पूर्वाग्रह उसके रास्ते में आते हैं। और निश्चित तौर पे बहुत सारी महिला मुक्ति की बात करते हुए भी जब हमारे समय में तलाकशुदा महिलाओं की तादाद बढ़ रही है, मैं अपने आसपास बहुत सारी लड़कियों को देख रहा हूं और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है एक संबंध को जबरन ढोना, क्योंकि शादी अभी तक हमारे समाज में बहुत पुरुष पक्षी रिश्ता है, उसमें पुरुष की ही चलती है। स्त्री उसमें तभी सुखी संपन्न रहती है जब पुरुष की सारी बात मान लेती है, जो तय करती है कि उसके कमरे में वैसे ही पर्दे होंगे जैसा पुरुष चाहेगा, वो वहीं घूमने जाएगी जैसा उसका पति जहां ले जाएगा, वो उन्हीं लोगों से मिलेगी जहां उसका पति मिलाएगा। अगर वो अपने दोस्तों का चुनाव करती है, अपनी मर्जी से अपना कुछ चुनती है, तो अचानक वो शादी के खिलाफ जाती है। चुपचाप शादी के भीतर ये एक दबाव रहता है कि वो पुरुष की मर्जी से चले। एक तलाकशुदा स्त्री के लिए दूसरा संबंध चुनना जो इतना मुश्किल होता है, वो उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। और वो कहानी ये भी ध्यान दिलाती है कि तलाकशुदा जैसा जो एक हम चिपका देते हैं किसी पे टैग, वो कितना बेमानी है। अगर कोई ऐसा टैग न हो तो बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल युवा और हंसमुख और प्यारी और प्रेम करने लायक लड़कियां लगेंगी आपको। लेकिन चूंकि हम अपने भीतर एक तरह के पूर्वाग्रह से, अपने एक भीतर के कई पूर्वाग्रहों से बंधे होते हैं, तो इन रिश्तों को ठुकरा देते हैं। इसी तरह ऐसे पूर्वाग्रह से लड़ने वाली कहानी वो कहानी भी जिसमें दलित प्रश्न है। हालांकि मैं उस कहानी पे फिर लौटूंगा कुछ दूसरी कहानियों की चर्चा करके, क्योंकि वो कहानी एक तरफ दलित विमर्श के मतलब जो प्रचलित औजार हैं, कहीं उनकी मदद लेती है तो कहीं उसमें लेखक या हमारे समाज के अपने पूर्वाग्रह भी दिखाई पड़ते हैं। चलिए मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कहानी इस महीने में है। असल में हम सब जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम सब अपना मन ही लिखते हैं। अपने भीतर के, हमारा मन जो बहुत सारी चीजों से बनता है, हमारी परंपरा से, हमारे संस्कार से, हमारे भीतर चलने वाले बहुत सारे अंतर्द्वंद से, हमारे अध्ययन से चलता है। तो अचानक लिखते हुए पता भी नहीं चलता है कि हम दलित विरोधी हो जा रहे हैं। जैसे आरक्षण को लेकर बात बार बार कही जाती है कि आरक्षण तो बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, जो आरक्षण लेने वाले होते हैं योग्य नहीं होते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि जो महंगे महंगे कोचिंग करके इम्तिहानों में सफल होते हैं कौन से योग्य लोग हैं। आप अपने साधनों का इस्तेमाल, अपनी सामाजिक संपदा का इस्तेमाल अपनी योग्यता हासिल करने में करते हैं। योग्यता एक ऐसी चीज होती है जो आपके भीतर जन्मना नहीं होती है, वो धीरे धीरे आप अर्जित करते हैं। तो हमारे सामाजिक पूर्वाग्रह कई बार हमारे रास्ते चले आते हैं। वो लड़की हमारी नायिका इसलिए हो जाती है कि वो आरक्षण के खिलाफ है, और हम पाते हैं कि जो जीवन उसको झेलना पड़ता है, सिद्धार्थ के घर जाके अंततः उससे तलाक में मुक्ति का वो रास्ता देखती है। लेकिन वो बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक कहानी है। इसके बावजूद मुझे कई बार लगता है कि शायद हमारा जो अपना बैकग्राउंड है उस पृष्ठभूमि के चलते हम एक अच्छा अंत खोजने की कोशिश में कहानी का ये कर देते हैं कि वो जिलाधिकारी दंडाधिकारी बन जाती है और उसका एक सहकर्मी बोलता है कि इस दंडाधिकारी बन गई, तुम अब सारी चीजों से ऊपर है। सच ये है कि हमारे समाज में अफसरशाही हो, प्राध्यापकी हो, वो भयानक जातिवादी पूर्वाग्रहों से भरी हुई है। आज भी मतलब तमाम घरों में आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लें, जो शादी के विज्ञापन होते हैं तमाम पढ़े लिखे लोगों के, वो शुद्ध जाति के आधार पे होते हैं। लोहिया जो कहा करते थे कि अगर जाति तोड़नी है तो रोटी और बेटी का नाता जोड़ना होगा। रोटी का नाता तो थोड़ा जुड़ गया, लेकिन बेटी का नाता अभी तक नहीं जुड़ पाया है। और ये हकीकत जो है बिल्कुल आखिरी में वो कहानी बहुत दूर तक इस हकीकत के साथ है। वो, और अभी मैं एक कमेंट भी देख रहा था, किसी का था कि दलित तो दोहरी सोच वाले होते हैं। मैं हैरान रह गया कि दोहरी सोच किसकी नहीं है, हमारी नहीं है।
सवर्ण ज्यादा दोहरी सोच वाले हैं, वो प्रगतिशीलता की बात करते हैं, वो जाति तोड़ने की बात करते हैं, और सबसे पहले अपने लिए ब्राह्मण का ऐसा राजपूत लड़का खोजते हैं। वो प्रेम भी करते हैं तो इसी दायरे में रह के करते हैं कि ऐसा लड़का कोई मिले जो अच्छी आबादी, अच्छी आमदनी वाला हो और जिसके साथ शादी में जाति का संकट भी ना हो। हमारे यहाँ आज भी जो शादियां अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं वो राजपूतों ब्राह्मणों में हो जा रहे हैं, ब्राह्मणों कायस्थों में हो जा रहे हैं, वैश्यों तक में हो जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण दलित की शादी अब भी आप बिल्कुल अपवाद दिखेगी आपको, वो नहीं हो रही है। पिछड़ों और बिल्कुल जो अति पिछड़े जिनको कहते हैं उनमें और सवर्णों में शादी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो लोग दुनिया में नहीं, समाज में नहीं है, वो बिल्कुल अगल बगल रहते हुए भी एक दूसरे से दूर है। तो मुझे कई बार लगता है कि लेखिका ने वो कहानी बहुत सारे ममत्व के बावजूद, बहुत सारे पूर्वग्रह तोड़ने के बावजूद कहीं ठिठक कर अपने पूर्वग्रह को जाने अनजाने में उस पर हावी होने दिया है। अगर वो कहानी उसके पहले वही खत्म हो जाती जहां वो पिता जो अपनी मतलब लाइब्रेरी के लिए अपनी जमीन दान दे देता है, अपने घर तमाम लोगों को खाने पीने के लिए बुलाता है, जो ये मान के चल रहा है कि अब उसकी सामाजिक हैसियत ऊपर हो रही है, जब उसको पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे मित्र ने जिससे पे बहुत भरोसा था उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि जाति का आधार सामने आ गया, तब असली हकीकत खुलती। ममता कालिया की कहानी है छोटी सी, जो इंडिया टुडे के कथा विशेषांक में छपी थी। एक लड़का एक एससी का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना के IIT चला जाता है। वो 4 साल तक वहां रहता है और सब उसके बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब बोलते हैं तू दलित होता हुआ भी इतना शार्प है, इतना तेज है, और कहीं कोई भेदभाव उनमें नहीं है। वो सब मानते हैं कि ये मतलब वो लड़का मानता है कि अरे ये तो नकली भेदभाव है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन 4 साल बाद जब उसके प्रेम का मामला आता है तो उसकी जाति सामने आ जाती है। तो जाति हमारी रगों में बिल्कुल खुरच के भरी हुई है, उसको निपटाने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा समय हमारी कथाकार को भी लगेगा। क्षमा याचना सहित निधि जी बात में निर्देश जी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन जो मोटरसाइकिल वाली कहानी जिसकी आप सबने बड़ी चर्चा की, वो भी कमाल की कहानी है। उस कहानी में बूढ़े लड़कियों को छूट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये उनकी थकान है जो उनको मजबूर कर रही है, उनके खराब होते पांव है, धूप में खांसता थक गया उनका जिस्म है, जो उनको बोल रहा है कि यार अब छोड़ो और बैठ जाओ। अहंकार कैसे कैसे सत्ता का गलता है, कैसे वो ताकत अपने आप को सरेंडर करने को मजबूर करती है। लड़कियां तो मोटरसाइकिल चला रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं सामने, लेकिन पुरुष उसको स्वीकार करने को अब भी तैयार नहीं है। वो कोशिश करता है कि इस हकीकत को, मतलब आप YouTube पे जाएं तो सबसे ज्यादा चुटकुले आपको महिलाओं की ड्राइविंग पे मिलेंगे कि अरे महिलाएं कैसे कार ड्राइव करती हैं, उनको तो पार्क करना नहीं आता है, वो बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाती हैं, वो इतनी स्लो चलती। जबकि मैंने अपने कई दोस्तों को बहुत अच्छी ड्राइविंग करते देखा है, वो बड़ी सेंसिबल ड्राइवर होती हैं, कई बार वो नियमों पे चलती हैं। खैर, तो मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़की बदल रही है, लड़के बदलने को तैयार नहीं है। और बूढ़े जो हैं अपनी खाट पे बैठे, वो भी अपनी आखिरी पंक्ति उसकी बड़ी मजेदार है। वो कहीं लड़की की तारीफ नहीं कर रहा है, बोल रहा है बड़ी गर्मी थी बैठ गया मैं, कुछ इस अंदाज में। तो ये जो चीज है, अपना हक हासिल करने की चाहत और जिद तो एक जगह है, उसके सामने जो दूसरा सिरा है जहां सामने वाले समाज को स्वीकार करना है, वो भी कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से खुलता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रेम कहानियां नहीं है, हमारे समाज के मौजूदा समय की हकीकत की कहानियां है। एक और कहानी, युद्ध वाली कहानी, जो जिसका नाम है, इन कहानियों के शीर्षक बहुत लंबे हैं, मुझे इनको लेकर थोड़ी हैरानी हुई। तो प्रश्न तो वही खड़ा है। ये जो युद्ध के विरोध में बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, ये भी वैसी ही कहानी है। इसको थोड़ा और शार्प करने की जरूरत थी, क्योंकि हम लोग, हाँ अलका शर्मा लिख रही हैं कि सेंसिबल ड्राइवर है निधि जी, होंगी बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां हैं,
हाँ, तो ये जो चीज है कि युद्ध के खिलाफ हम सब देशभक्ति के उन्माद में जीते हैं, राष्ट्रवाद जैसे बहुत बड़ी चीज लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खून धर्म और राष्ट्र के नाम पे बहाया गया है। मुझे ध्यान आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो कहा करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, दो दो देशों के राष्ट्रगीत उनके हैं, मतलब भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा, और श्रीलंका का राष्ट्रगान आप सुनिएगा तो लगेगा कि रविंद्र संगीत पे है, क्योंकि विश्व भारती के एक छात्र ने उसको तैयार किया है। तो तीन तीन राष्ट्रगीतों से संबंध रखने वाला हमारा महाकवि कहता है कि राष्ट्रवाद जो है वो इंसान द्वारा पैदा किया गया सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है, सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया है। वो बोलते हैं, एक दूसरी जगह एक चिट्ठी लिखते अपने एक दोस्त को कि देखो मैं मनुष्यता के कांच को, मनुष्यता के हीरे को राष्ट्रवाद या देशभक्ति के कांच से बदलना नहीं चाहूंगा। तो ये जो चीज है हम सब पे देशभक्ति और खासतौर पे आज के माहौल में सब कुछ जो है, आप टीके के खिलाफ बोल रहे, कोरोना के टीके के खिलाफ, तब भी आप देशद्रोही हो सकते हैं। तो देशद्रोह और देशभक्ति के पैमाने जो नए क्रिएट किए जा रहे हैं, उसमें युद्ध के विरुद्ध एक बात कहना तो बड़ी बात है। करगिल में युद्ध चल रहा है, पूरा परिवार जो सैनिक परिवार है उस युद्ध में सब कुछ अपना समर्पित करने को तैयार है, लेकिन अंततः युद्ध जान लेते हैं। रघुवीर सहाय की कविता है, सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें। और मुझे अभी अचानक याद आया, कुंवर नारायण ने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है जिसमें सरहद भारत पाकिस्तान के बीच की, दो देशों के बीच की खो गई है, और सरहद खो गई तो सब बड़े परेशानी कि अब क्या करें, सरहद को कहां से खोजे। तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो युद्ध के विरुद्ध वो कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है, अंततः वो युद्ध के खिलाफ खड़ी होती है। तो इस तरह की कई कहानियां जो हैं, मुझे लगता है कि ये महज प्रेम कहानियां छोटी होती मैं नहीं मानता हूं, प्रेम बहुत का, चूंकि प्रेम कहानियां बड़ी कॉमन कहानियां हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये प्रेम कहानियों के आगे जाने वाली कहानियां हैं ये जो है। बल्कि कई कहानियां मुझे लगता है कि प्रेम की विफलता की परिणतियों से पैदा हुई कहानियां हैं। कानों में उसकी आवाज का बीच बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक सी कहानी कि अचानक आपको एक स्टेशन पे एक लड़की मिलती है, जिस स्टेशन पे आपको किसी और से मिलना था, उसकी आवाज आपको जीवन भर ऐसी लगती है कि वो उसी लड़की की आवाज थी जिसको आप गंवा चुके हैं, इसलिए आप बार बार उससे फोन करते हैं। मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि अगर उस लड़के का प्रेम इतना सच्चा था, इतना उसके लिए एक भावुकता का मामला था, अपने लिए एक संतोष हासिल करने का मामला था, नहीं तो जिसकी हत्या जिस लड़की की कर दी गई उसके प्रेम के चलते, कभी जीवन में उसके इंसाफ के लिए भी तो लड़ा होता, थोड़ा सा कभी तो कोशिश की होती। सारी लड़ाई आप लड़कियों के हवाले कर देंगे लड़ने को। वो लड़की जो बोलती थी कि रास्ता मैं खोज लूंगी, तुम पीछे पीछे चलना, जब वो रास्ता खो गया तो क्या उस लड़के का फर्ज नहीं था कि वो भी रास्ता खोजे, वो अपनी ओर से एक रास्ता बनाए। क्योंकि हाँ, ये नीलम जी भी बता रही हैं कि युद्ध के विरुद्ध वो कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। तो इन कहानियों में विविधता बहुत ज्यादा है, ये कहानियां हमको छूती हैं। एक बात मैं कहानी कला के बारे में बोलूंगा, हालांकि कहानियां कई तरह की होती हैं। एक वो कहानियां, मैं सारी कहानियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतने विस्तार में चर्चा हो गई है और कहीं एक दबाव मेरे भीतर समय का भी है। मुझे लग रहा है कि दर्शक भी, जो हमारे मित्र लोग हैं, श्रोता लोग हैं, वो भी कुछ व्यग्र हो रहे होंगे। तो बहुत सारी कहानियों की चूंकि चर्चा हो गई तो उन पे मैं नहीं आऊंगा, मैं शिल्प पे थोड़ी बात करूंगा। असल में हाँ, सरोगेट मदर एक कहानी जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस कहानी से शीर्षक बनता है। वो कहानी बहुत मार्मिक मोड़ पे आती है, लेकिन मैं चाहता था कि उसकी इंटेंसिटी, उसमें तीव्रता थोड़ी और होती। यानी एक माँ जो है बरसों बाद अपनी एक बेटी को पाती है, जो और माँ बड़ी मजबूर है। जिस विवाह संबंध से वो अलग हुई है, उस विवाह संबंध में मतलब का दोषी उसका पति है, वो आवारा किस्म का या जैसा भी है। वो अपनी बेटी को पाती, अवसर हो गई है। बेटी मतलब वो कहानी
उस मोड़ पे मुझे लगता था कि उसमें थोड़ी भावनात्मक तीव्रता, थोड़ा ये सवाल रिश्तों का सवाल कि माँ और बेटी के बीच के रिश्ते में, आपको एक अचानक मुझे एक दूसरा ख्याल आया दो अलग अलग उपन्यासों के। सलमान रुश्दी का उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके एक किरदार को मालूम है, मतलब उसमें दो भाई बहन हैं, अचानक उस किरदार को पता चलता है कि अरे वो तो मेरी बहन है ही नहीं, वो तो कोई और लड़की है, और वो उससे रिश्ता बनाने की सोचता है। लेकिन जब वो ये कोशिश करता है तो अचानक वो डर जाता है। उसको पता चलता है कि जन्म जो ने जो रिश्ता नहीं बनाया, वो रिश्ता समय ने बना दिया है। टाइम हैज गिवन द सैंक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। समय ने सैंक्शन दे दिया उस रिश्ते को। अब वो जन्म से नहीं हो, लेकिन इस समय के बंधे हुए रिश्ते से वो भाई बहन है, वैसा नहीं कर सकता है। ठीक यही कहानी अरुंधति राय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में बदल जाती है। अब जो भाई बहन बचपन में एकदम जुड़े हुए थे, बरसों बाद 20 साल अलग रहने के बाद कभी एक दूसरे से मिलते हैं, उनका प्यार बहुत दूसरे ढंग से आपस में निकलता है। तो ये जो समय का सवाल है, भावनाओं का सवाल है, रिश्तों का सवाल है, बहुत जटिल सवाल होता है। माँ और बेटी के बीच ये ठीक है, माँ ने कभी बेटी को याद नहीं किया, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं की। बेटी जीवन भर एक माँ के लिए तड़पती रही होगी या भूल गई होगी। अचानक वो माँ सामने आ जाती है, तो क्या बेटी के भीतर कोई बवंडर, कोई भूचाल, कोई ऐसा असमंजस पैदा नहीं होता होगा? वो हुआ होगा, उसका इशारा है कहानी में। मैं चाहता था कि उसको और इंटेंस किया जाता। अब मैं थोड़ी सी बात 2 मिनट और मैं लूंगा। कहानियां कई तरह की होती है। कुछ कहानियां बड़े शार्प ढंग से बहुत इस तरह लिखी जाती है, बड़ी टाइट कहानियां होती है कि आप पहली पंक्ति से शुरू करें और आखिरी पंक्ति में खत्म हो। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको उतरना पड़ता है, जिनमें आपको भरोसा करना पड़ता है कि आप भीतर जाएंगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी, जिनमें आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। दुनिया के बड़े उपन्यास जो भी लिखे गए हैं आपसे धीरज की मांग करते हैं। टॉल्स्टॉय को आप चेतन भगत की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। टॉल्स्टॉय एक विशाल जंगल है जिसमें आप धीरे धीरे दाखिल होते हैं। यही बात दोस्तोयेव्स्की के बारे में या बहुत सारे दूसरे यथार्थवादी उपन्यासकारों के बारे में, या जादू यथार्थ के मार्केज वार्केज के बारे में। शमसुर रहमान फारूकी का उपन्यास कई चांद थे सरे आसमान आसान उपन्यास नहीं, कहानियों के साथ भी बात होती है। हमारे मित्र शशिभूषण द्विवेदी जो कहानियां लिखते थे, लगता है कि उस जंगल में आप उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। निर्देश निधि की कहानियां भी मतलब बांधने से ज्यादा आपको इनवाइट करती हैं, इस जंगल में उतरो, यहाँ बहुत सारे किरदार मिलेंगे। एक नीली बस मिलेगी लड़खड़ाती हुई, जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने चिंताओं से बैठे मिलेंगे, और जिसमें एक भद्र महिला जो अपनी कार छोड़ के गाड़ी में मजबूरी में बैठने को तैयार हुई है, तड़ातड़ किसी को चाटे भी मार सकती है, वो महिला भी मिलेगी। तो एक कहानी का फॉर्म ये होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आप समेटते चलते, उस जंगल में आपको दाखिल कराना पड़ता है पाठक को अपने। लेकिन शायद ये चेखव ने कहा था कि अगर आप मंच पे कोई बंदूक रखते हो तो सिर्फ सजावट के लिए नहीं हो सकती, उसको कहानी में चलना होगा। तो बहुत सारे ब्यौरे कहानी में गैर जरूरी मुझे लगते हैं कई बार। निर्देश जी की कुछ कहानियों में वैसे ब्यौरे हैं जो छांटे जाते तो शायद वो उन कहानियों की तराश कुछ और चमक के सामने आती। निश्चय ही अब भी वो अच्छी कहानियां हैं, बेहतर कहानियां। दूसरा, मैं चूंकि कथाकार हूं, आलोचक वालोचक तो खैर क्या मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि खुद कहानियां लिखता हूं तो मेरे पढ़ने का ढंग एक ये है कि मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं रहता तो एक कहानी कैसे लिखता, और अक्सर उन कहानियों के बारे में सोचता हूं जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जैसे लेखा और सीआरपीएफ वाले जवान की कहानी में बिल्कुल अलग ढंग से लिखता। निर्देश अपनी कहानियों को जितने ब्यौरों में ले जाती हैं, वो यथार्थवादी किस्सा गोई का एक ब्यौरा है जो बहुत अरसे से आजमाया हुआ ब्यौरा है, लेकिन अब कथानक की शैली को काफी कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे पुरानी फिल्में आप देखते हैं तो 2 कैमरे से एक कैमरा बहुत लंबे समय तक शूट करता रहता है, किरदार को पकड़ता रहता है, वो एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाता है, कैमरा धीरे धीरे चल रहा है।
आज बड़ी तेजी से 1 मिनट में 18 कट हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो आज जो है कहानी कला भी आगे बढ़ी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पिछड़ी हुई कला है, ये बिल्कुल आजमाई हुई कला है जो है यहाँ। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि एक कहानी दिमाग में हो आपके, उसके सबसे तीक्ष्ण बिंदुओं की शुरुआत कहाँ से हो सकती है और कहाँ उसको खत्म होना है, उनमें कौन कौन सी चीजें हम पैदा कर सकते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी होता है। कुछ कहानियों में बहुत संभावना थी, जैसे लेखा वाली कहानी, मेरा मन हुआ कि मैं इसको फिर से लिख लूं और चुरा लूं ये कहानी, और निर्देश निधि भी पकड़ नहीं पाएंगे कि मैंने ये कहानी उनकी उठा ली है। तो ऐसी और भी कहानियां हैं जिनको नए से हम लोग, असल में मार्केज ने कहा था कि दुनिया की सारी कहानियां मतलब जो है आपस में मिलती जुलती कहानियां हैं। आप उन कहानियों के परिचय से ही अब तक लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आपको उससे नया कुछ विकसित करना पड़ता है। तो अनुभव तो एक है, जीवन एक है, कुछ उसमें प्रेम एक है, रिश्ते एक है जो सदियों से चला आ रहा है। नई कहानी हम तब कहते हैं जब उसमें थोड़ा अपने समय की गंध डालते हैं, थोड़ा अपनी मिट्टी की, अपने जमाने की धूल मिट्टी डालते हैं और उसको उस नई रोशनी में परखते हैं। तो प्रेम का, घृणा का, गर्व का, पराक्रम का एक अनुभव हमारे सामने आता है। तो मैं ये चाहता था कि इनमें से कुछ कहानियों के शिल्प पे, मतलब अब इनमें से तो नहीं, ये बाकायदा छपी हुई कहानियां हैं, स्वीकृत पुरस्कृत कहानियां हैं और निश्चय ही अच्छी कहानियां भी हैं। लेकिन आगे अगर निर्देश निधि अपनी कहानियों के शिल्प को थोड़ा सा और मांझे तो शायद बहुत यादगार कहानियां हमें पढ़ने को मिलेंगी। मैंने काफी समय लिया। नमस्कार। बहुत ही आपने सुचिंतित अपना वक्तव्य दिया, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। और कहानियों को विस्तार से जानने समझने की जो हम लोगों की जिज्ञासा थी वो शांत हुई। और निर्देश जी के लिए भी आगे की कहानियों के लिए आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि एक लेखक तो हमेशा सीखता रहता है और वो आगे सीखता रहे और आगे बढ़े। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहते हैं कि अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो निर्देश जी से आप पूछ सकते हैं। तो किसी के भी कोई प्रश्न हो तो निर्देश जी से पूछ ले, नहीं तो आप संग्रह पढ़िए और फिर प्रश्न पूछिए। हम लोग कुछ समय बाद फिर आएंगे। और हमें निर्देश जी अगर अपनी ओर से भी कुछ बोलना चाहे तो उनको कहने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए। मुझे एक बात कहनी थी निर्देश जी से। जो अंतिम कहानी है जिसमें वो उसको क्या नाम है, शीर्षक है नहीं देखा, उसी में उसका होना, वहां आपने पात्र को मारा क्यों? मुझे इस प्रश्न का जवाब दे सके निर्देश जी। क्या उसको मारे बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती थी, या कोई और इसका किसी और तरीके से आप इसको नहीं दे सकती थी? उसको मारना एक निर्मम घटना थी वंदा जी, बेशक, परंतु ये कहानी की मांग थी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी। वो एक निर्मम घटना वाकई थी, लेकिन उसको मारना कहानी की मांग थी, क्योंकि उसको ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जो अपने अपने ही तमाम कुंठाओं में घिरे हुए लोग, हीन भावनाओं से जकड़े हुए लोग समझ नहीं पाते। तो इनफैक्ट शायद कोई वास्तव में ना मरी हो लड़की, और कोई इसके मरने से अगर कोई 10 लोग भी, 5 लोग, 1 लोग कोई सुधर जाए और कोई समझ ले इस बात को, तो मेरा आशय यही था कि मेरा संदेश पहुंचे। जी वंदना। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत। इसे डॉलर मत पुकारना बे, उसमें आपने एक पान खाए हुए आदमी की जो आपने लिखा है, भाषा जिस तरह से आपने प्रयोग की है और वो बहुत सुंदर लग रही है। तो इसको आपने कहाँ से लिया? आपने मतलब किस तरीके से, आपका वो पात्र कौन है जो पान खा के ऐसे बोलता है, जिसको आपने पूरी तरह से कॉपी कर लिया कि ये पान खाया व्यक्ति इस तरीके से बोलता है? हाँ वंदना जी, ये कहानी दरअसल ये कहानी ही बिल्कुल सच्चाई पर है। मेरे घर में चोरी हुई एक बार। मैं कहीं गई हुई थी 2 दिन 3 दिन के लिए। जब मैं वापस आई तो पहला गेट खोला, दूसरा गेट खोला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने चैनल को खोला घर में घुसने के लिए, तो मेरे घर का कोई सामान अपनी जगह पर नहीं था। पूरा सामान वो पूरे घर में बिखरा हुआ था, चोरी हो चुकी थी। लाखों का सामान गया,
पुलिस से सबूतों के साथ दे दिया गया उनको कि इस फला का काम है, लेकिन वो मेरा सामान वापस नहीं आया, चोर नहीं पकड़ा गया। अब ये जो पुलिस वाला जैसे बोलता है पान दबा, और पता है मजे की बात ये है कि ये कहानी लिखकर मैंने उन एसएचओ साहब को भी दी जो मेरे केस की देखरेख करते थे। अच्छा, डीएम को बाकायदा एसपी क्राइम से मेरे सामने बात हो रही है, लेकिन चोर तब भी नहीं पकड़ा जा रहा है। खैर ये तो अलग बात रही, लेकिन मैंने जैसे उसको मेरा बचपन रहा होगा, मेरी किसी दोस्त का कोई भाई था तो हमेशा मुंह में पान दबाए रखता था, पता नहीं गुटखा जो भी दबाए रखता था, तो वो ऐसे ही बोलता था। तो वो मुझे याद रहा कहीं ना कहीं, और वो इस कहानी में उसकी भाषा ये आई सामने जीवन। तो और किसी के प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो जब संग्रह पढ़ लिया जाएगा चादर के द्वारा तो अपने मैं प्रियदर्शन जी से कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आगे की कहानियों के लिए, मुझे एक रास्ता सुझाने के लिए, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ कहानियां लिखने की, और प्रियदर्शन जी एक जाने माने साहित्यकार हैं स्थापित, और साहित्यकार ही क्या इतने बड़े पत्रकार भी हैं। तो मेरे लिए इतना समय दिया ये भी बड़ी बात है, और एक अच्छी सलाह हम किसी से भी ले सकते हैं। प्रियदर्शन जी तो हमारे शुभ चिंतक है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अपने शिल्प पर और काम करूंगी। और अगर कहानियां आपको पसंद फिर भी आई हैं, लेखा को आप चुराने की बात कर रहे हैं, तो शायद कहानी तो आपको अच्छी लगी है, तो मुझे इस बात की खुशी हुई है। और 2 बिंदु आपने बिल्कुल सही बताया कि कहाँ हमें शुरू करना है, जो सबसे मार्क पॉइंट है, और कहाँ हमें अंत करना है कहानी का। हाँ, इस पे शायद मैं कम काम करती हूँ। और आपने ये भी ठीक कहा, मुझे शीर्षक तो मुझे सोचते ही नहीं है प्रियदर्शन जी, मुझे पता नहीं कुछ भी मैं लेके शीर्षक डाल देती हूँ, मुझे कभी अच्छा शीर्षक नहीं सोचता है। आपके पहले संग्रह का नाम भी बड़ा अजीब सा था, वो संग्रह का नाम ही मैं भूल जाता हूँ, ऐसा नाम मुझे लोगों को ख्याल जी। इस शीर्षक की समस्या सभी कहानीकारों के साथ होती है, शीर्षक ढूंढना सिर्फ कहानी मुश्किल करती है, लेकिन शीर्षक ढूंढना मुश्किल है। हाँ, वो मेरे लिए तो अजय शर्मा जी का प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों दिया, यह पाठक जानना चाहता है। लेखक का नजरिया जानना स्वयं को समृद्ध करना होता है। तो आगे जब पाठक पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ी है वो कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। और बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रियदर्शन जी की टिप्पणी से हम लोगों को भी सीखने का, हम लोग भी लिख रहे हैं और सीख भी रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। तो यही है कि वो दोहा नहीं है कि बाहर भीतर हाथ संभाल दे, बाहर बाहे चोट। तो सहारा भी इसी से मिलता है कि हम कहाँ अपनी चीजों को और सुधार सकते हैं और अच्छे तरीके से ला सकते हैं। जी तो बिल्कुल, ये एक मार्गदर्शक की तरह। अदरवाइज एक प्रशंसा तो सिर्फ लेखक की मौत है, अगर सभी लोग प्रशंसा करते रहे तो फिर लेखक तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रियदर्शन जी का बहुत आभार है कि उन्होंने सच्चाई सामने रखी है मेरी कहानियों की, तो ये मैं धन्यवाद देती हूँ। तो सभी का, प्रियदर्शन जी का बहुत सादर आभार, उन्होंने इतना समय दिया और इस कार्यक्रम में इतनी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। वंदना गुप्ता जी, रश्मि रवैया जी, सबने जो है इतने अच्छी सुंदर बातचीत करी। तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर रहे हैं, और आगे भी हम अटूट बंधन के माध्यम से ऐसी किताबों को लाएंगे जिन पे वास्तव में चर्चा होनी चाहिए। किताबें बहुत सारी प्रकाशित हो रही हैं, हमारी भी सीमा है पढ़ने की, जिसको अटूट बंधन की टीम ने पढ़ा हुआ होगा, उस पे बात हो चुकी होगी, उसके बाद ही हम उन किताबों को लाएंगे, ताकि जो किताबें आए उसको पाठक पढ़े तो वो निराश ना हो। ऐसे सबकी अपनी पसंद होती है और कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कि हम जो चीज कह रहे हैं वो किताब पढ़ने के बाद हर किसी को अच्छी लगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादातर लोग निराश ना रहें। और ये परसेंटेज में बात करें तो कम से कम 80-90% लोग सेटिस्फाइड हों कि जिन किताबों को हम सम्मिलित कर रहे हैं उन किताबों को वास्तव में उन पे बात होनी चाहिए और उनको पढ़ा जाना चाहिए। इसी आशा के साथ कि आप लोग हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी प्रियदर्शन जी, वंदना जी और वंदना बाजी जी और रश्मि रवीजा, सभी को मेरा बहुत धन्यवाद।